So the concept of normalized and orthogonal wave function, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि साई आर टी एक वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन में क्या है, दो वेरिएबल है, आर और टी। आर माने स्पेस और टी मतलब टाइम। तो इसको यदि हम दूसरे तरीके से लिख दें तो दिस इज फाई आर और थीटा टी, दो वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो स्पेस वाला पार्ट फाई आर हो गया और टाइम थीटा टी को हम इस तरह से लिख दिए, ई रेज़ टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच, है ना, रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड साई स्टार साई डी गामा or mod psi square d gamma represents the probability of finding the particle in the volume element d gamma। ये d gamma वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, ये d gamma वॉल्यूम एलिमेंट है। इसको यदि हम विजुअलाइज करने तो ये इस तरह से एक वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा and this volume element is d gamma, ये वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, this is your volume element। तो कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस हो तो वो जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। the total probability of finding the particle in space is unity, ये आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी, स्पेस क्या है, स्पेस का कॉन्सेप्ट देखिए हम अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। मान लीजिए जब हम इंटीग्रल लिखते हैं, पहला केस क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए कोई वेव है या पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज द वेव पैकेट, और ये वेव पैकेट एक्सटेंड कर रहा है कहां से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, दिस इज योर प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो वेव एक्सटेंड किया है इसको इंटीग्रेट करें, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, साई स्टार डी गामा, साई स्टार डी गामा को आप लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, साई क्या है, आर टी स्पेस और टाइम का फंक्शन है, तो होल स्क्वायर और दिस इज डी गामा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इनफाइनाइटली लार्ज स्पेस में एक्सटेंडेड हो गया। दूसरा केस क्या ले रहे, माइनस ए टू ए, मतलब क्या है, रीजन कन्फाइंड हो गया। रीजन कन्फाइंड होने का मतलब कि यहां पर ये कर दिया जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया माइनस ए से प्लस ए तक, और इसमें यदि ये पार्टिकल है तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगा उसको एक्सप्रेस करेंगे माइनस ए टू प्लस ए साई स्टार डी गामा इज इक्वल टू माइनस ए टू ए साई आर टी होल स्क्वायर मॉड वैल्यू एंड डी गामा इज 1। तीसरा तरीके का है 0 टू एल साई स्टार डी गामा इज इक्वल टू 0 to L psi RT whole square d gamma is equal to 1। और ये कैसे ये होगा, दिस इज 0 to L, ये 0 to L है, दिस इज योर x एक्सिस, हियर इज आल्सो x एक्सिस। तो 0 से L एक लेंथ हो गया जिसको हम आगे चल करके एक नया अच्छा सा नाम दे देते हैं, दैट इज पार्टिकल इन बॉक्स। तो इट कैन बी टर्न एज बॉक्स, इट कैन बी टर्न एज बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स। लेकिन पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए जब वेव फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, वेयर द इंटीग्रल एक्सटेंडेड ओवर द रेंज, कौन सा रेंज है, पहला केस में रेंज हमारा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, दिस इज योर रेंज, है ना, दिस इज द रेंज। और दूसरे केस में माइनस ए टू प्लस ए है, और तीसरे केस में 0 टू L। तो जो भी पार्टिकल का केस होगा उसके हिसाब से हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हाउ टू एक्सप्रेस दिस वेव फंक्शन इन द गिवन रीजन। ठीक है,
अब जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो कौन सा इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं? वी आर कंसंट्रेटेड ओवर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको एकदम याद होना चाहिए। श्रोडिंगर ने दो वेव इक्वेशन लिखा दिया है, पहला है टाइम डिपेंडेंट और दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट। यदि टाइम इंडिपेंडेंट लिखें तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, और दूसरा है माइनस आई एच डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2m डेल साई प्लस v साई। ठीक है, दिस इज द माइनस साइन एज वेल। सो ये यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है तो दिस इज प्लस प्लस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी माइनस h स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई। तो ये जो दो इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये दोनों इक्वेशन आपको एकदम फटाफट याद रहना चाहिए। ठीक है, यदि याद नहीं होता है तो इसको लिख करके याद करने की कोशिश करिए। अब ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन साई के रिस्पेक्ट में यदि वो नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? साई स्टार डी गामा, माने उसको इंटीग्रेट कर दीजिए डी गामा का वैल्यू, और इंटीग्रेट करने पर मान लीजिए उसकी वैल्यू आ गई n। आफ्टर इंटीग्रेशन द सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हो गया कोई वेव फंक्शन, और वो वेव फंक्शन ये वेव फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, है ना, साई स्टार डी गामा, और वो वैल्यू मान लीजिए n आ गया। तो क्या करेंगे, जो भी n आया n से डिवाइड कर दीजिए इन बोथ साइड, लेफ्ट और राइट। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 1, राइट हैंड साइड वैल्यू इज 1, और लेफ्ट हैंड साइड में 1/n। तो 1/n को हम आप लिख सकते हैं साई अपॉन अंडर रूट n एंड साई स्टार अपॉन अंडर रूट n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर हमारे पास जो वेव फंक्शन आ गया वो ये वेव फंक्शन आ गया। This one is integral of psi capital Psi into psi capital Psi star d gamma is equal to 1, where capital Psi is equal to psi upon under root n. Psi upon under root n is known as normalized wave function. Normalized wave function, and the factor under root n is known as normalizing factor. Sometimes it is also say 1/n as well, as normalizing factor. Since under root n is a constant value, hence both psi and capital Psi, small psi and capital Psi, both are solution of Schrodinger wave equation. तो Schrodinger wave equation का solution दोनों होगा, चाहे वो नॉर्मलाइज हो चाहे न हो। तो फायदा क्या हुआ नॉर्मलाइज से, है ना, फायदा क्या हुआ नॉर्मलाइज से। देखिए जब भी हम नॉर्मलाइज करते हैं और ये वैल्यू 1 करते हैं, हमने ये वैल्यू को 1 कर दी, यदि 1 नहीं है तो मान लीजिए ये n है और n इज नॉट इक्वल टू 1, तो n का मान 1 से कम भी होना चाहिए। क्या n का मान 1 से ज्यादा होगा? आंसर है नहीं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 से कम का क्या मतलब हुआ? 1 से कम का मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू मान लीजिए 0.25 है या 0.5 है या ऐसे ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइज्ड का एक छोटा सा उदाहरण यदि हम आपको बताएं तो आपको बता सकते हैं और आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कहां से जान सकते हैं? फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल।
है ना, सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल में जो सिग्नल है और उसका स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ में मान लीजिए दिस इज 1 2 3 4, इस तरह के 4 सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। सपोज देयर आर 4 सिग्नल स्ट्रेंथ, 4 लाइन है और चारों लाइन आपको थिक नजर आ रही है। तो 1 2 3 या 1 2 या 1, है ना, ये 3 केस हो रहा है। एक में 4 लाइन है, दूसरे में 3 लाइन है, तीसरे में 2 और चौथे में 1 लाइन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अबाउट द सिग्नल स्ट्रेंथ। कनेक्टिविटी दोनों चारों जगह बनती है, लेकिन स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो नॉर्मलाइज फैक्टर कहने का यही सेंस है। जब फुल स्ट्रेंथ है, सिग्नल का फुल स्ट्रेंथ है, तो उस समय उसकी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ सिग्नल, एंड दैट इज 1, दैट इज 1। तो मैथमेटिकल जो बात हम करते हैं 1 की, उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? दैट कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ, है ना। फुल है तो 1, अदरवाइज कम या ज्यादा हो सकता है, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज गिवन इन दिस फॉर्म। तो ये हो गया नॉर्मलाइज करने का एक कॉन्सेप्ट। अब इस नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। Let us take one numerical example, that is example number 1. Find out the normalization factor of a wave function. Psi x एक wave function दिया है, यह है e raised to the power minus x, e raised to the power minus x sin alpha x, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेव फंक्शन है, इसको थोड़ी देर में हम ट्रेस करके आपको दिखाएंगे, लेकिन आप इसको देखिए ध्यान से। तो ये एक फंक्शन दिया है, अब इस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन फैक्टर मिल जाए। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर मिल जाए और उस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाए। अब देखिए, लेट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज ये साई एक्स नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है मान लिए, और दिया क्या है फाई एन। तो फाई एक्स में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाई एक्स में, तो ये हो जाएगा नॉर्मलाइज साई एक्स, ठीक है। तो एन से मल्टीप्लाई करने का मतलब दिस इज द फंक्शन एंड इन दिस फंक्शन इट इज मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है प्रॉपर्टी नॉर्मलाइजेशन का? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स डी गामा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ये जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन ही रियल है, ये पूरा फंक्शन क्या है? रियल है। तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। यदि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, साई स्टार होगा द सेम। तो सेम होने का मतलब कि ये हो जाएगा साई, दिस इज योर साई एंड हियर इट इज साई स्टार, दोनों सेम हो गए। तो इसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टू ई रेज टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा एक्स ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कब होगा? जब 2 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर केवल एन स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर बाई 2 कर दिया तो वो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना। एन स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा एक्स। 2 साइन स्क्वायर अल्फा एक्स का मान क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा एक्स। तो इसके जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा एक्स, है ना, विथ ई रेज टू द पावर माइनस 2 mod x n स्क्वायर बाई 2।
इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इंटीग्रेट करना, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में पूरे इंटीग्रेशन के रूल्स यूज किए जाते हैं। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द होल इंटीग्रेशन फॉर्मूला जहां जिसकी जरूरत है। तो ये क्या होगा, आर एन स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x dx माइनस 2x dx माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e raised to the power minus 2x cos 2 alpha x dx। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका मान हो जाता है माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, ये इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए हैं, डायरेक्ट है ना। आप कैलकुलस के बुक से और भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ये इंटीग्रेशन दैट इज द जीरो। तो ब्रैकेट में हो जाएगा दिस ब्रैकेट बिगर ब्रैकेट 0 माइनस माइनस दिस इज द माइनस माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज 1 और दिस माइनस एंड दिस माइनस 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 प्लस हो गया। तो n स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा स्क्वायर upon 1 plus alpha square is equal to 1 या n square is equal to this 2 1 plus alpha square upon alpha square या n is equal to this is 2 under root of 2 1 plus alpha square upon alpha square। So this is known as normalization factor. This is known as normalization factor. इस normalization factor को जो कंडीशन है कि साई x कब नॉर्मलाइज होगा, जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे फाई एक्स में। तो फाई एक्स इज गिवन दैट इज दिस इज द मॉड एक्स साइन एक्स में n से मल्टीप्लाई हो गया, n इज अंडर रूट 1 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस x sin alpha x। So this is the normalized wave function. This one is the normalized wave function. अब देखिए हम आपको शुरू में क्या है कि दिस फंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस फंक्शन कौन सा फंक्शन वेरी इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा सा हम ट्रेस करें तो देखिए फाई एक्स में दो फंक्शन है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन अल्फा एक्स, ये दो फंक्शन। तो दोनों फंक्शन को एक साथ देखना है, दोनों फंक्शन को एक साथ देखना है। तो लेट अस सी पहला फंक्शन साइन एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये फाई एक्स का एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो साइन अल्फा इज 0। साइन अल्फा इज 0 माने साइन फंक्शन आपका इस तरह का एक वेव फंक्शन मिलेगा। दिस इज योर वेव फंक्शन, ठीक है, दिस इज योर वेव फंक्शन। और x इज इक्वल टू 0 पर e raised to the power minus 0 that is 1 e raised to the power 1। तो 0 पर when x is equal to 0 एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1 हो गया, दिस वैल्यू इज मान लीजिए 1 और साइन की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 0 है। तो दो 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 एंड 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो साई फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, साई फाई इज इक्वल टू 0। और x का मान मॉड वैल्यू है, मॉड वैल्यू का मतलब कि माइनस एक्स में भी और प्लस एक्स में भी ये वैल्यू किस तरह से होगा, ये वैल्यू किस तरह से होगा। तो देखिए e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स क्या है, यदि इसको अलग से हम प्लॉट करें तो ये इस तरह का फंक्शन आएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। और जब मॉड वैल्यू लगा दें तो इसका मतलब कि ये भी ऐसे ही होगा, दिस इज ये माइनस एक्स में चला गया और ये प्लस एक्स में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम इसको कह दिए मॉड, इसको कह दिए मॉड एक्स, मैंने दोनों एक्स के दोनों साइड में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसके साथ मल्टीप्लाई है साइनोसॉइडल,
तो साइनोसॉइडल एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये साइनोसॉइडल एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया। यहाँ पे भी उसी तरह से ये this kind of the wave function is in case of, ठीक है, साइनोसॉइडल का ये फॉर्मेट हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग फंक्शन। अब नॉर्मलाइज होने से क्या होगा? नॉर्मलाइज्ड होने से ये पर्टिकुलर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए। ये पर्टिकुलर फैक्टर मल्टीप्लाई होने से ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा देगा। ये पूरा का पूरा इसका एम्पलीट्यूड उसको बढ़ा देगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, रियल फैक्टर है और दिस वन इज द एग्जांपल। नाउ द सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जाम्पल में एक ऐसा फंक्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल 2। फाइंड द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन फाई क्या है? e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आई के एक्स। तो ये पार्ट जो है वो इमेजिनरी हो गया आई के साथ और ये रियल पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी दो फंक्शन इसमें आ गए। तो लेट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज साई एक्स। सो साई एक्स इज इक्वल टू कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई फाई एक्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मलाइजेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डी गामा इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये जो अब साई स्टार लिखेंगे तो जहां आई है वहां पर अपोजिट साइन होगा, मींस द पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो दिस पार्ट इज द साई एंड दिस पार्ट इज साई स्टार। तो साई स्टार में ये दिस इज निगेटिव और साई में ये पॉजिटिव है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो गया n स्क्वायर हो गया। दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर। अब e रेज़ टू द पावर सारे एक्सपोनेंशियल का पावर सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पे ये क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a और देन इट इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आई के एक्स माइनस आई के एक्स। तो ये प्लस और ये माइनस फैक्टर कैंसिल हो गया, है ना। और एक्स स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a, है ना। 1/2 मेक्स 1। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? इंटीग्रल बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया और इसका फिर वही स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है a अंडर रूट पाई यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड एक्स इंटीग्रेशन। ये चीज जो है आप पहले से, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। सो यू सी n स्क्वायर a अंडर रूट पाई इज इक्वल टू 1। दिस इज n स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन a अंडर रूट पाई। सो दिस n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a एंड पाई टू द पावर 1/4। यहाँ पे पाई इज 1/2 और इसको अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई टू द पावर 1/4। तो ये हो गया आपका, दिस इज द कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है वो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो वेव फंक्शन हमको दिया है इट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेव फंक्शन आया, दिस वेव फंक्शन इज हियर इट इज साई, दिस साई एक्स इज n से मल्टीप्लाई हुआ फाई का, तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ n e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टू a प्लस आई के एक्स। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
अब इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा? यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम इसको सर्च करें तो n स्क्वायर साई स्टार होना चाहिए। तो साई इज दिस मच, साई स्टार इज दिस मच, माइनस यहाँ पर आ गया। और इसके वजह से, है ना, इसके वजह से दिस n स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाई 8, है ना, ये फंक्शन आपका हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इज दिस। अब यू सी कि इसके प्रोबेबिलिटी में क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, x स्क्वायर इज 0, तो e रेज़ टू द पावर 0, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो px इज 1 अपॉन a अंडर रूट पाई, px इज 1 अंडर रूट ऑफ दिस पाई, और e रेज़ टू द पावर माइनस है, x की कोई भी वैल्यू होगा। पिछले केस में आप देखिए मॉड वैल्यू यूज किए थे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में फिर वही बात, स्क्वायर में फिर वही बात होगा कि यदि हम इसको देखें, ये हो जाएगा x, तो ये माइनस x, ये माइनस x, तो x या माइनस x होल का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a विद द नेगेटिव साइन मींस ये एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर जो वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन a अंडर रूट पाई, है ना, दिस वैल्यू इज हियर प्रोबेबिलिटी। तो ये वैल्यू हो गया। इसके बाद x की जो भी वैल्यू होगा, x की जो भी वैल्यू होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, वो ये एक्सपोनेंशियल होगा। वो एक्सपोनेंशियल इस तरह से लगेगी। तो दिस वैल्यू इज p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और ये x। तो यहां पर अब इट इज आवर चॉइस, it is our choice whether we can confine the limit, or confine the limit that is from positive a to negative a, positive a to negative, positive a to negative a. So this value is there, this value is there. And what is this? This is very similar to your natural distribution. This is very similar to natural distribution, है ना, या नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है, इसका एक बड़ा स्टैंडर्ड नाम होता है, एंड दिस इज नोन एज गॉसेस फंक्शन। दिस इज गॉसेस फंक्शन, दिस इज गॉसेस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रोबेबिलिटी px इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, है ना, एक्सपोनेंशियली, दोनों साइड में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। और क्वांटम मैकेनिक्स में द पार्टिकल इज likely to found in the region of width a, in the region of width a, एक मतलब 0 से a पॉजिटिव डायरेक्शन में और 0 से माइनस a निगेटिव डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल का फाइंड होने की संभावना है, और मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, मैक्सिमम दिस मैक्सिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम क्या होगा, वो सेंटर में होगा, और उसके बाद माइनस a से प्लस a के रेंज में ये मिलेगा। सो दिस वन इज द वन एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मैथमेटिकल एनालिसिस है, क्योंकि जैसे ही गॉसियन फंक्शन की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स ग्रुप के, उनको तो फिर गॉसियन फंक्शन से ही वो स्टार्ट करते हैं, गॉसियन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, और उनको कह दिया जाए तो गॉसियन फंक्शन के ऊपर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे बहुत कुछ नहीं कहना है। वी हैव टू जस्ट गिव द कॉन्सेप्ट, आइडिया डेवलप करना है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। और इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से जो हम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसको कैसे लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द
probability of the wave, probability of the Schrodinger wave and its interpretation and its interpretation. क्या इंटरप्रिटेशन है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है, और जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तब आपको इसकी कोरिलेशन को हम दिखाएंगे, और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, और वो चुपके से बता दें आपको, दिस इज दी है ना, कई बार कई जगह आपने पढ़ा होगा ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट अस स्टार्ट विद द टाइम dependent Schrodinger equation is expressed as I h cross del psi by del t is equal to minus h cross upon 2m del square psi plus v psi. This is equation 1. और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्मेट में लिखे तो दिस इज I माइनस डेल साई स्टार डेल टी इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस v साई स्टार. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करें, वी टेक द मैनिपुलेशन, टेक फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ साई स्टार माइनस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया द साई, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा इसमें पहले वाले में I h क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इंटू दिस साई स्टार is equal to minus h cross square upon 2m del square psi into psi star plus v psi into psi star. This is equation number 3. And I h cross del psi star by del t into psi is equal to minus h cross upon 2m del square psi star del psi plus v psi star into psi. This is equation number 4. Consider equation 4 minus equation 3. We have what we have, equation 4. ये 4 equation है, तो this is the I h cross is the common. We take minus I h cross यदि हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा psi into del psi by this del t square plus psi star or del psi by del t is equal to h cross square upon 2m and psi del square psi minus psi del square psi star. The potential term will cancel out. So this is expressed as I h cross del by del t. ये क्या होगा, psi star is equal to h cross square upon 2m. This is psi del square psi
Here it is the star, this is star, here it is psi, psi star del square minus psi del square psi star. This is equation number 5. This is equation number 5. अब इस इक्वेशन नंबर 5 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. वी नो दैट the probability, अभी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बात किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x एज p is equal to psi star. This is the probability. और इसको जब हम डिफरेंशिएट करें, we take d by dt psi star. ये क्या हो जाएगा? This is the del p by del t. प्रोबेबिलिटी का टाइम डिफरेंशिएशन. तो इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 5, from equation 5 we have, ये क्या होगा? This is your equation 6. From equation 5 we have delta p by delta t, delta p by delta t I h cross minus is equal to h cross square by 2m. Here it is psi star del square psi minus psi del square psi star. ये और इसको ट्रांसफर कर दीजिए डेल पी बाई डेल टी. एच क्रॉस ये है या एच स्क्वायर है तो ये एच हो जाएगा. ये 2 है, 2im माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा. एंड देन इंटीग्रल del square psi star. This one is, so the total probability is integral over the volume. The total probability is integral by volume. So this one is equation number 7. Now right hand side, in the right hand side of equation 7, right hand side of equation 7, using the Green's function, it will convert into the surface integral from volume integral. Volume integral, that is del p by del t is equal to minus h cross upon 2im. This is surface integral psi star del psi minus psi del psi star, and here it is d gamma. This is the volume element, here it is the surface element. So this can also be expressed as minus surface integral of surface quantity d sigma, where s is equal to, this vector s is equal to h cross upon 2im
psi star del psi minus psi del psi star. Yeah. So this is the current density. This is the current density, and by using Gauss's divergence function, Gauss's divergence function from surface to volume, that is del rho by del T is equal to minus del of S, minus del of S. Minus del of S, where S is equal to H cross upon 2im psi star del psi minus psi del psi star. This one is R del rho by del T plus this is equal to 0. This is equal to 0. So this one is very important. This one is very important, and it is the continuity equation. It is the continuity equation in the fluid mechanics. In the fluid mechanics. In the fluid mechanics. And this interpretation is that change of fluid density, that is interpretation, the change in the fluid density can be regarded as the unbalanced flow of current across the boundaries. Across the boundaries. अब इसका एक बहुत सिंपल सी कंसेप्ट हम इसको ले सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है लेने के लिए? मान लीजिए डेंसिटी है, ये डेंसिटी यदि ये बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये कोई सरफेस एरिया है, और इसमें यदि सरफेस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है, तो इसके सरफेस वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो अंदर की डेंसिटी बढ़ेगा। और डेंसिटी घटेगा कब घटेगा? जब इसमें बाहर की तरफ फ्लो हो। जब फ्लो बाहर की तरफ होगा, एज पर दी सरफेस वेक्टर, तो ये बाहर की तरफ होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज आउटवर्ड फ्लो।
and here it is inward flow. This is inward. Here it is inward flow. Inward flow. अब इस डेंसिटी को समझने के लिए बहुत छोटा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि कोई भी मेला हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कुंभ। कुंभ जिस जगह पर लगता है, मान लीजिए संगम नोजल की बात करें, तो संगम नोजल पे सब लोग पहुंचेंगे तो संगम नोजल पर डेंसिटी बढ़ेगी, लोगों का भीड़ भाड़ बढ़ेगा। और जब संगम नोजल से लोग बाहर जाएंगे तो वहां की डेंसिटी घटेगी। तो द सेम कंसेप्ट इज, इफ द फ्लो इज आउटवर्ड, डेंसिटी विल डिक्रीज. If the flow is inward, the density will increase. So this one is the very basic concept of the flow and it's the density. अब यहाँ पर एक और वैल्यू है, the operator. अभी हम ऑपरेटर के बारे में बहुत कुछ नहीं बताए हैं, जानबूझ करके अभी उसको दूर रखते हैं। लेकिन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा यदि कहें कि दिस वन इज मोमेंटम, मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या है? माइनस आई एच ओवर डेल, आई एच ओवर डेल, माने दिस पार्ट इज मोमेंटम। अब इस मोमेंटम से यदि वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू मोमेंटम बाई मास, that is minus I h cross del over m, del over m. इसको हम लिख सकते हैं h cross over I m del. This is velocity, है ना? This is the velocity. तो इस फैक्टर को, ये हमारे पास फैक्टर यहाँ है h cross over 2im के साथ h cross im del, ये फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हम यदि कंसीडर करें तो दिस वन इज एस ऑफ आर टी इज रियल ऑफ साई स्टार एच ऑफ आई एम डेल साई, डेल साई। दिस इज रियल पार्ट ऑफ साई स्टार H cross by IM grade psi. This is grade psi. Del psi is grade psi. You can see this is the grade psi. So what we want to say कि in this way, this S is the density function. This density function is the function which has the velocity. Velocity gives the flow of the material, flow of the material, and that's why the interpretation says the change in the fluid density. फ्लूइड की डेंसिटी बदल रहा है। फ्लूइड की डेंसिटी बदलने का मतलब, जैसे फ्लूइड मतलब लिक्विड है, और लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी तो गाढ़ा होता जाएगा, और लिक्विड की डेंसिटी घटेगा तो वो थोड़ा सा वो डाइल्यूट होता जाएगा। तो दैट फ्लूइड डेंसिटी रिगार्डिंग द अनबाउंडेड फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री जहां पर है, तो वो वही चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही चीज यहाँ पे भी क्वांटम कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हैं। सो दिस इज अबाउट द टुडे लेक्चर regarding the